हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और वो है डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ और उसके क्लासिफिकेशंस को भी देखेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर थोड़ा भी वीडियो स्किप हुआ तो ये टॉपिक्स बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। ओके, अब बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का टॉपिक है डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, अर्थात मैरिज का विघटन। तो तीन तरह से विघटन होता है, समाप्त होता है मैरिज बाय द डेथ ऑफ स्पॉज। स्पॉज यानी कि किसी एक पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए। दूसरा बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पति या पत्नी में से किसी एक का कॉन्सेंट हो या दोनों का कॉन्सेंट हो। तीसरा बाय जुडिशियल प्रोसेस, कोर्ट के थ्रू आप इसमें डाइवोर्स मिलता है। वो तीन तरीके से हुआ। तो फर्स्ट में है कि बाय द डेथ ऑफ स्पॉज। देखिए क्या है ना कि इस तीनों को भी फिर फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट को तो क्लासिफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि मृत्यु के बाद तो मैरिज खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो फर्स्ट में क्या है, बाय द डेथ ऑफ स्पॉज अर्थात पति या पत्नी की मृत्यु कानून में विवाह के विघटन के रूप में कार्य करती है। कानून में विवाह जो है विवाह के विघटन के रूप में कार्य करती है। अगर किसी पत्नी या पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है किसी एक की, तो उस समय कानून में विवाह के विघटन के रूप में कार्य करती है वहां पे वो चीज। ठीक है, मृत्यु उसकी, वहां पे ऑटोमेटिकली वो चीज विवाह खत्म हो जाएगा। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति तुरंत पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विडो अर्थात विधवा को पुनर्विवाह करने से पहले एक निश्चित अवधि पूरी करनी होती है जिसे इद्दत कहा जाता है। उसके पति की मृत्यु से 4 मंथ और 10 दिन तक इद्दत पीरियड होता है, और यदि इस अवधि की समाप्ति पर वह गर्भवती होती है तो बच्चे के जन्म तक इद्दत पीरियड होगा। ओके, ये हो गया डेथ। डेथ अगर हो जाता है किसी एक पार्टी का, तो पति पत्नी में से किसी एक का। तो दूसरा है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। अब देखिए फर्दर इस पार्ट को भी क्लासिफाई किया गया है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज को। क्लासिफिकेशन है तीन तरह से इसमें। एक्ट ऑफ पार्टीज या तो हस्बैंड देगा या वाइफ देगी ये डाइवोर्स, या फिर दोनों के कॉन्सेंट से। देखिए नाम से पता चला होगा बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी किसी एक पक्ष के एक्ट के तहत उसको डाइवोर्स ले रहा है, यानी कि हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा या दोनों के द्वारा। तो देखिए बाय द वाइफ में क्या होता है, बाय द वाइफ में ये तलाक ए तफवीद के तहत दे सकता है। ठीक है, यानी कि डेलीगेटेड डाइवोर्स होता है वहां पे, वाइफ के थ्रू एक डेलीगेटेड डाइवोर्स दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे डेलीगेटेड डाइवोर्स क्या होता है, तो बताते हैं आप। डेलीगेटेड डाइवोर्स में क्या होता है कि द पावर टू डाइवोर्स टू गिव डाइवोर्स इज वेस्टेड इन द हस्बैंड इन मुस्लिम लॉ। तलाक देने की शक्ति मुस्लिम लॉ में पति को निहित है। हालांकि पति अपनी पत्नी को या किसी तीसरे पक्ष को पूरी तरह या सशर्त शर्त के रूप में ऐसी शक्ति सौंप सकता है, उसके पास ये भी पावर है। ऐसा तलाक एक विशेष अवधि के लिए या अस्थायी रूप से हो सकता है। इट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ पावर टू डाइवोर्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, डेलीगेशन है यानी कि वो किसी को दे रहा है, सौंप रहा है। जैसे पति अपनी पत्नी को या किसी तीसरे पक्ष को पूरी तरह से या सशस्त्र रूप से ऐसी शक्ति सौंप सकता है कि वो उसको डाइवोर्स दे। इसे तलाक की शक्ति का प्रत्यायोजन भी कहा जाता है। डेलीगेशन डेलीगेशन ऑफ पावर टू डाइवोर्स। ओके, इस सिस्टम में एक मुस्लिम हस्बैंड द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति है वह तलाक का उच्चारण कर सकता है। यानी कि एक इस सिस्टम में क्या होता है कि मुस्लिम हस्बैंड जो है ना वही एक व्यक्ति को अधिकृत करता है और वही व्यक्ति तलाक का उच्चारण कर सकता है, उस वो भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें वाइफ का हो गया। अब है म्यूचुअल कॉन्सेंट बाय दी कॉमन कॉन्सेंट, दोनों के आम सहमति से। तो आम सहमति में भी दो तरह से हो सकता है, एक खुला और एक मुबारात। तो अब खुला खुला किसे कहेंगे, देखिए खुला में कैसे होता है। तो कई बार पति पत्नी का तलाक दोनों पक्षों की आम सहमति से हो जाता है, दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट के थ्रू भी होता है। खुला शब्द का शाब्दिक अर्थ है टू टेक ऑफ क्लॉथ्स, यानी किसी चीज को अपने से अलग करना। इस्लाम में पहले पत्नी को तलाक मांगने का कोई अधिकार नहीं था।
ऐसा अधिकार केवल कुरानिक लेजिस्लेशन के माध्यम से उसे अर्थात महिला को प्रदान किया गया था। ओके, खुला के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस भी है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का कॉमन कॉन्सेंट होगा, अर्थात दोनों पक्षों की आम सहमति होनी चाहिए। एंड सम रिटर्न्स फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड, कुछ रिटर्न भी। यदि देखिए और भी कुछ है इसमें, खुला वाले में स्पेशलिटी ऑफ तलाक। खुला द्वारा तलाक की विशेषता यह है कि पत्नी अपने पति से, यानी कि पत्नी जो है वो अपने पति से उसे शादी के बंधन से मुक्त करने के लिए बेग कर सकती है, भीख मांग से बोल सकती है कि आप मुझे शादी के बंधन से मुक्त करो। और भी कुछ है, एक और पॉइंट आता है यहाँ, ऐसा अनुरोध एक निश्चित विचार के लिए किया जाता है जो आमतौर पर एक हिस्सा या संपूर्ण मेहर होता है। ओके, ये था खुला का। अब मुबारात क्या है? मुबारात के तलाक में डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज अर्थात शादी के विघटन का प्रस्ताव पत्नी की ओर से आगे बढ़ सकता है, इसमें वाइफ के साइड से भी हो सकता है। हालांकि एक बार इसे स्वीकार कर लेने के बाद विवाह का विघटन डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज को पूर्ण माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखे, मुबारात और खुला दोनों देख लिया। अब देखिए वाइफ कैसे दे सकती थी, तो डेलीगेशन के थ्रू। कॉमन कॉन्सेंट में दो तरीके से, खुला और मुबारात से। अब देखिए हस्बैंड के द्वारा, अगर हस्बैंड देना चाह रहा है तलाक तो वो कैसे देगा, उसका भी टाइप्स है, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। हस्बैंड जो देगा वो तीन तरीके से दे सकता है, तलाक या रेप्यूडिएशन, जिहाद और इल्ला के तहत। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इल्ला बताते हैं क्या है। इल्ला में बताया गया है कि सिया और साफी स्कूलों के अनुसार पत्नी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए अदालत में आवेदन करने की हकदार है, और ऐसा करने पर पति के पास दो ऑप्शन होता है, उसे तलाक दे या उसके साथ फिर से रहने लगे, और उसे इनकार करने पर न्यायालय के पास विवाह को भंग करने की शक्ति है। ठीक है, और इल्ला में बी कैंसल्ड बाय द हस्बैंड रिज्यूमिंग इंटरकोर्स विद इन द पीरियड ऑफ 4 months और ए वर्बल रिट्रैक्शन देयर ऑफ। ओके, इल्ला में भी कैंसिल भी हो सकता है अगर हस्बैंड 4 मंथ के अंदर पत्नी के साथ रहने को तैयार हो जाए, वो सुलह कर ले। और दूसरी तरीका है पहले जिहार, हस्बैंड जो है जिहार के थ्रू भी उसको जिहार के थ्रू डाइवोर्स दे सकता है। जिहार क्या है? अब जिहार एक प्रकार का अविवाहित तलाक है। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या किसी अन्य महिला से करता है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत आता है, यानी कि शादी वादी करना चाहता है प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत, तो पत्नी उस केस में पत्नी क्या करेगी, तो जिहार के थ्रू डाइवोर्स ले सकती है, वो साथ रहने से मना कर सकती है, पत्नी को न्यायिक तलाक के लिए आवेदन करने का वहां पे अधिकार है। ओके, अब दो इल्ला और जिहार देख लिए, अब बचा तलाक रेप्यूडिएशन। फर्दर तलाक या रेप्यूडिएशन को भी क्लासिफाई किया गया है। देखिए अब देखते हैं आगे, यहाँ देखिए तलाक रेप्यूडिएशन। तो तलाक रेप्यूडिएशन, यहाँ पे रेप्यूडिएशन का सबसे पहले लिटरल मीनिंग हम बताते हैं। रेप्यूडिएशन का मतलब होता है अस्वीकृति या परित्याग करना। ओके, देखिए यहाँ तलाक जो है, तलाक शब्द का यूज आमतौर पर अस्वीकृति के रूप में किया जाता है। द वर्ड तलाक इज यूजुअली रेंडर्ड एज रेप्यूडिएशन। ओके, तलाक में बी अफेक्टेड orally और बाय स्पोकन वर्ड और बाय रिटन डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज तलाकनामा, अर्थात तलाक मौखिक रूप से या एक लिखित दस्तावेज से प्रभावित हो सकता है जिसे तलाकनामा कहा जाता है। इसमें दो टाइप्स है तलाक रेप्यूडिएशन का, तलाक अल सुन्नत, तलाक अल बिद्दत। तलाक अल सुन्नत को भी दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया, ए हसन और हसन के थ्रू। तो तलाक अल सुन्नत क्या है, एक सेकेंड, तलाक अल सुन्नत क्या है, तो तलाक अल सुन्नत में इद्दत पीरियड पूर्ण होने पर तलाक प्रभावी होता है। देखिए तलाक अल सुन्नत में दो तरह है ना, ए हसन और हसन। तो ए हसन के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि इद्दत पीरियड पूर्ण होने पर तलाक प्रभावी हो जाता है, और हसन के रूप में जो तलाक होता है उसमें कहा जाता है कि तलाक तीसरी घोषणा पर प्रभावी होगी, यानी थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद तलाक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तलाक अल सुन्नत का। तलाक अल बिद्दत क्या है, तो ये तो पहले ही, ये जो तलाक अल बिद्दत है वो डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सराया बानो केस में, सराया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में।
ओके, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना, आई थिंक, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये सराया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये सराया बानो केस है जो 2017 का है। बट शाहबानो केस जो है वो केस था, शाहबानो केस जो था वो 1985 में हुआ था, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन हो गया, अब है तीसरा, थर्ड आते हैं जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। जुडिशियल प्रोसेस, बाय द जुडिशियल प्रोसेस में भी दो तरह से होता है, एक लियान और दूसरा फस्क। तो लियान में कैसे होता है, तो लियान में देखते हैं पहले, फिर फस्क का देखेंगे। लियान के केस में पति अपनी पत्नी पर एडल्ट्री का चार्ज लगाता है या अपने बच्चे को लेजिटिमेट मानने से इनकार कर देता है। ऐसा आरोप अगर झूठा होता है और अगर एडल्ट्री का आरोप सही साबित होता है तो पत्नी का तलाक का मुकदमा फेल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वो चार्ज लगाया, ठीक है, एडल्ट्री का, पति अपनी पत्नी पर एडल्ट्री का चार्ज लगाया, अपने बच्चे को लेजिटिमेट मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, ऐसा आरोप अगर झूठा निकलता है, झूठा नहीं, जनरली झूठा माना जाता है, तो पति केस की जाके कि हमको डाइवोर्स चाहिए, और ना उस टाइम में एडल्ट्री अगर वो प्रूफ कर देता है, पति एडल्ट्री का आरोप जो है सही साबित हो जाता है वहां पे पति के द्वारा, पति वहां पे सही साबित करने में कामयाब होता है। अगर एडल्ट्री का आरोप सही साबित होता है तो पत्नी का तलाक का मुकदमा फेल हो जाएगा वहां उस सिचुएशन में। इस तरह के झूठे आरोप वास्तव में विवाह को भंग नहीं करते हैं, यह केवल पत्नी को मैरिज को भंग करने के लिए कोर्ट जाने का मौका देता है। विघटन की डिग्री पारित होने तक विवाह जारी रहती है, जब तक डिग्री नहीं आता है विघटन का तब तक विवाह जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। उसे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए एक रेगुलर सूट फाइल करना होगा, केवल आवेदन पर्याप्त नहीं है। अगर पत्नी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहती है, विवाह का विघटन चाहती है, तो उसके लिए उसे रेगुलर सूट फाइल करना होगा, केवल आवेदन पर्याप्त नहीं है उस केस में। अब दूसरा इसमें क्या है, फास्क। फास्क में क्या होता है, तो फास्क शब्द का अर्थ ही है निराकरण। ओके, फास्क के तहत क्या होता है कि पत्नी अपनी शादी को रद्द करने के लिए काजी को आवेदन दे सकती है। फास्क का कानून कुरान पर ही आधारित है। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट ये कंप्लीट हो रहा है जुडिशियल प्रोसेस। फर्स्ट था डेथ ऑफ स्पाउस, सेकेंड था बाय द एक्ट ऑफ पार्टी, और ये थर्ड है जुडिशियल प्रोसेस। सारा क्लासिफिकेशन यहाँ हो गया। यहाँ पर डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ और डाइवोर्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ओके, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इस पे बने रहिए। थैंक यू।